नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे चालुक्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में, जो कि यूपीपीसीएस के मेंस में ऐसे प्रश्न आते हैं कई बार। देखिए, मंदिर निर्माण की तीन शैली हैं। एक नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली का विकास उत्तर भारत में हुआ, द्रविड़ शैली का विकास जो है दक्षिण भारत में हुआ। द्रविड़ शैली के विकास का आधार जो है पल्लवों ने तैयार किया, उसके ऊपर चोलों ने उसके स्थापत्य निर्माण किए। पल्लव ने जो पल्लव कालीन स्थापत्य है उसको तीन शैली में बांट के हम पढ़ते हैं। एक महेंद्र वर्मन शैली, जिसमें मंडप प्रकार के मंदिर बनाए गए, जिसमें पहाड़ों को काट कर तराश कर मंदिर बनाए गए। उसके अंदर दो तीन कमरे बनाए जाते थे, स्तंभ युक्त जो है दीवारें बनाई जाती थी, मतलब पहाड़ को ही काट काट करके। फिर नरसिंह वर्मन शैली था, जिसमें मंडप प्रकार के मंदिर बनते रहे, साथ में ही अ, जो है रथ प्रकार के मंदिर भी बनना शुरू हुए। जैसे महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा, जिसमें 8 रथ थे। अर्जुन रथ, सहदेव रथ, मतलब नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ और पिडारी रथ, वलयकुट्टम रथ, गणेश रथ, द्रौपदी रथ, ये सब। फिर राजसिंह शैली आता है। राजसिंह शैली में एकाश्म प्रकार के मंदिर भी बनाए गए, जैसे कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। साथ में ही जो स्वतंत्र स्मारकीय संरचना होती है वैसे भी मंदिर बने, जैसे कि महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर में ही देखा जाए अगर तो मंडप, विमान और शिखर ये भी बनाए गए, जो आगे द्रविड़ शैली का आधार बने। द्रविड़ शैली चोलों के लिए आधार का काम किया। वैसे एक है बेसर शैली। बेसर शैली का जो विकास हुआ वो नागर और द्रविड़ के मतलब मिलन से हुआ। द्रविड़ शैली का आधार पल्लवों ने तैयार कर दिया, तो उसके पुट लिए चालुक्यों ने, और नागर शैली की विशेषताओं को भी लिया और दोनों को मिला करके बेसर शैली के मंदिर बनवाए गए। चालुक्यों ने बेसर शैली का आधार निर्मित किया, जिसके ऊपर होयसलों ने और राष्ट्रकूटों ने मंदिर निर्माण के कार्य किए। तो उसे चालुक्यकालीन स्थापत्य की विशेषताएं हम देखेंगे क्या थी। इसी बहाने जो बेसर शैली है वो भी समझ में आ जाएंगी, कुछ उदाहरण मिल जाएंगे। चालुक्य स्थापत्य का आधार भी द्रविड़ शैली ने ही निर्मित कर दिया, परंतु इस पर नागर शैली का भी प्रभाव देखा जाता है। तो द्रविड़ शैली बन चुकी थी तो वो उसके प्रभाव रहा, नागर शैली का भी प्रभाव रहा। आगे उत्तरवर्ती चालुक्यों के काल में नागर एवं द्रविड़ शैली के बीच समन्वय के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र शैली का विकास हुआ, जिसे हम बेसर शैली कहते हैं। चालुक्यों के अधीन बादामी और पट्टादकल स्थापत्य निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दो हैं कर्नाटक में, बादामी और पट्टादकल, एलोरा भी। तो बादामी और पट्टादकल, चालुक्यों के अधीन बादामी पट्टादकल स्थापत्य निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। पट्टादकल के दो मंदिर अपने ऐश्वर्य में असाधारण हैं। एक है त्रैलोकेश्वर शिव का मंदिर। त्रैलोकेश्वर शिव का मंदिर ये चालुक्यकालीन स्थापत्य है। त्रैलोकेश्वर शिव का मंदिर। तथा दूसरा है विरूपाक्ष का पापनाथ का मंदिर। विरूपाक्ष पापनाथ का मंदिर। तो चालुक्य शैली जो बेसर शैली है, जिसमें द्रविड़ और नागर की विशेषता का समन्वय दिखाई पड़ता है। चालुक्यों के अधीन बादामी और पट्टादकल में मंदिर बनाए गए। पट्टादकल में दो मंदिर उदाहरण देख लें, याद रहे, त्रैलोकेश्वर का शिव मंदिर और विरूपाक्ष का पापनाथ मंदिर। विरूपाक्ष का पापनाथ मंदिर, त्रैलोकेश्वर का शिव मंदिर, विरूपाक्ष का पापनाथ मंदिर। दोनों ही मंदिर 8वीं सदी के अंतिम काल के हैं। इनका निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने कराया था। इनकी मामल्ल शैली में मंडप प्रकार के मंदिर के साथ साथ इनकी विशेषता यह है कि ये मंदिर प्रदक्षिणा पथ तथा मंडप से संयुक्त हैं। तो प्रदक्षिणा पथ इसमें पाई जाती है, मंडप भी पाए जाते हैं। ठीक है। मंडप मोटा दीवारों से घिरा है तथा सामने स्थूल स्तंभ हैं, जिन पर उसकी छत टिकी हुई है। मंडप जो बना है, मंडप मंडप माने
जहाँ पे भक्तगण खड़े होते हैं, पूजा का स्थान है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो मंडप है। मंडप जो मोटा दीवार से घिरा हुआ है और सामने स्थूल स्तंभ हैं जिन पर उनकी छत टिकी हुई है। शिखर प्रायः 5 मंजिला का है, जो शिखर है वो प्रायः 5 मंजिल का है। चौखटों, स्तंभों आदि पर नाग नागिनों की विविध मूर्तियां बनी हैं तथा रामायण के दृश्य उत्कीर्ण हैं। पापनाथ के मंदिर, इसको हम देखें ना, विरूपाक्ष का पापनाथ मंदिर, जो पट्टादकल में 2 मंदिर है, त्रैलोकेश्वर का शिव मंदिर और विरूपाक्ष का पापनाथ मंदिर। पापनाथ के मंदिर निर्माण की शैली इससे भिन्न है। यह द्रविड़ तथा नागर की संयुक्त शैलियों में निर्मित है। पापनाथ मंदिर, जो कि अधिकतर चालुक्य बेसर शैली की विशेषता है। इसका शिखर, पापनाथ का मंदिर का जो शिखर है वो नागर शैली का है, जिसके हर तीसरे मोड़ पर आमलक है। इन मंदिरों के अतिरिक्त चालुक्य कला के अंतर्गत गुहा मंदिर भी महत्वपूर्ण है। इनमें प्रधान गुहा मंदिर बादामी, औरंगाबाद, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा आदि के हैं, जो राष्ट्रकूट वाला राष्ट्रकूटों ने भी विकास किया खूब यहाँ पे। तो गुहा मंदिर भी बनाए गए इसमें। चालुक्यों ने द्रविड़ और नागर की विशेषता वाले जो है बेसर शैली के मंदिर बनाए, जैसे पापनाथ का मंदिर, उसमें शिखर वगैरह है, नागर शैली की विशेषता है। मंडप बनाए गए और शिखर बनाए गए, उसमें आमलक रखे गए। फिर जो मंडप है उसको मोटी दीवारों से बनाया गया, स्तंभ वगैरह बनाए गए, ठीक है। वहाँ पे सजावट के लिए नाग नागिन की मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई। और गुहा मंदिर भी महत्वपूर्ण है। इनमें बादामी, औरंगाबाद, अजंता एलोरा, एलिफेंटा, ये सब गुहा मंदिर के उदाहरण हैं। वे गुफाएं जैन, बौद्ध, ब्राह्मण तीनों पंथों से संबद्ध हैं। जैन, बौद्ध, ब्राह्मण तीनों पंथों से संबद्ध हैं। जो चालुक्यकालीन स्थापत्य बने, जिसमें गुहा मंदिर वाले जो उदाहरण हैं, उसमें जैन, बौद्ध, जैसे एलोरा का जो गुहा मंदिर है उसमें जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों पंथों से संबद्ध हैं तथा अत्यंत श्रम एवं व्यय से निर्मित है। पल्लव एवं चालुक्य शासकों के अंतर्गत मूर्तिकला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। चालुक्य में अच्छे से ध्यान रखना है भाई हमेशा कि बेसर शैली और साथ में गुहा मंदिर। गुहा मंदिर में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी और औरंगाबाद ये सब आ जाएगा। इसमें अत्यंत श्रम और व्यय हुआ है। पल्लव एवं चालुक्य शासकों के अंतर्गत, दोनों के, पल्लव और चालुक्य शासकों के अंतर्गत मूर्तिकला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ है। जो एलोरा का मंदिर है, इसमें ये जो अजंता मंदिर है, तो सारे ही मंदिर में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, लेकिन जो चित्रकला के लिए खूब प्रसिद्ध हैं, अजंता मंदिर जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है खूब। तो पल्लव और चालुक्य शासकों के अंतर्गत मूर्तिकला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। पल्लव मूर्तिकला पर, जो हम पहले पढ़ चुके, पल्लव मूर्तिकला पर अमरावती शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। मूर्तिकला की भी 3 शैली है, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। अमरावती शैली दक्षिण में विकसित हुआ, मतलब गोदावरी डेल्टा के आसपास में। तो पल्लव मूर्तिकला पर अमरावती शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। पल्लव शासकों के अंतर्गत सित्तन वासल की गुफा में चित्रकारी के उदाहरण मिलते हैं। ये आईएएस में प्रीलिम्स से पूछा गया प्रश्न। सित्तन वासल की गुफाएं जैन के लिए हैं, ये जैनों की हैं गुफाएं, जो कि कहाँ पे हैं, तो तमिलनाडु में है। पल्लव शासकों के अंतर्गत सित्तन वासल की गुफा में चित्रकारी के उदाहरण मिलते हैं। तो चित्रकारी वाला भी ध्यान है भाई अच्छे से, कि चालुक्य और पल्लवों के अधीन मूर्तिकला चित्रकला का विकास हुआ। एक उदाहरण खटाक से वहीं दे दें कि पल्लवों ने सित्तन वासल में गुफा मंदिर में चित्रकारी के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। चालुक्यों के अंतर्गत बादामी तथा अजंता के गुफाओं में
चित्रों का निर्माण मिलता है। अजंता गुफाओं में ही चित्र का निर्माण मिलता है खूब सारे। अजंता की गुफा अपने चित्रों के लिए तथा एलोरा अपनी मूर्ति कलाकृतियों के लिए बेजोड़ है। अजंता की गुफा अपने चित्रों के लिए, ये सब चीज़ें इकट्ठा करे रहे दिमाग में और फिर खटाक से कहीं चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, सारा रिलेट कर करके लिख सकते हैं अच्छे से। और उदाहरण भी खूब सारा ध्यान देगा। अजंता की गुफा अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और एलोरा की गुफा जो है मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कलाकृति के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पल्लव और चालुक्य के अधीन दक्षिण भारत में न केवल दो महान साम्राज्यों का उद्भव हुआ, वरन सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। अब राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य पढ़ेंगे इसके बाद। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य में देखेंगे तो वही चालुक्यकालीन के ऊपर होयसल और राष्ट्रकूटों का विकास हुआ है। राष्ट्रकूटों में वही गुहा मंदिर हैं जो औरंगाबाद में है, एलोरा में है, ये सब एलिफेंटा वाले हैं, गुहा मंदिर के उदाहरण हैं जिसमें अत्यधिक श्रम लगा, अत्यधिक व्यय हुआ है। अजंता वाले में चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, एलोरा जो है मूर्ति कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। ये सब बातें इसमें आएंगी लेकिन अलग से पढ़ेंगे इसको। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे धीरे धीरे ताकि चीज़ें याद हों। फिर होयसल आ जाएगा उसी में ही। होयसल शासकों को उस कर्नाटक में, राष्ट्रकूट जो है दक्कन में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के इलाके में, उसमें भी औरंगाबाद, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा यहाँ पे। और होयसल शासक जो है कर्नाटक में, ऐहोल, बादामी, पट्टादकल, यहाँ सब। अब पट्टादकल बादामी में देखे थे चालुक्यों ने विकास किया, जो आधार का काम किया था। पट्टादकल में दो मंदिर ध्यान रहे, त्रैलोकेश्वर का शिव मंदिर और विरूपाक्ष का पापनाथ मंदिर। और विरूपाक्ष का जो पापनाथ मंदिर है उसमें नागर शैली के स्तंभ वगैरह, शिखर, आमलक ये सब दिखाई पड़ते हैं, मंडप दिखाई पड़ता है, मंडप में मोटी दीवारें दिखाई पड़ती हैं। तो होयसल शासकों का स्थापत्य हो गया, इसको पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। इसमें एक उदाहरण भी अच्छे से दिया हुआ है जो केस स्टडी ग्रुप में हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं जब भी आए। तो राष्ट्रकूट वाला आए, एक अच्छा उदाहरण हम एलोरा का कैलाश मंदिर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े रहे तो उदाहरण लिखने में काम आएगा ये सब चीज़ें। और होयसल वाला बुंदेलखंड का स्थापत्य शैली, ये तो नागर के बारे में होगा। फिर इसके बाद आएगा चोल अंत में। तो इसमें जो है चालुक्यकालीन जो स्थापत्य है इसको पढ़ लिया अच्छे से। अगले में पढ़ेंगे राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य। नमस्कार, जय हिंद।